डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सीबीएसई। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं आगे इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इसका कोई नया वीडियो आएगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, शायद एक दिन में ही, एक दिन बाद ही, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, इसका कंसेप्ट क्या है। जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि कुछ टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है। उन टॉपिक्स के बारे में जानना हम आगे के लिए जानेंगे। राइट? वो टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे पहला है बैलेंस डाइट, सेकेंड है न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आता है न्यूट्रिएंट्स। राइट? थर्ड नंबर पे है ईटिंग फॉर वेट लॉस। ईटिंग फॉर वेट लॉस करने के लिए कौन कौन क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और लोग कैसे कैसे गलत तरीके अपनाते हैं, उन सब के बारे में भी जानेंगे। जिसमें से कि है फूड मिथ्स है, कुछ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है, फूड इंटॉलरेंस है। राइट? इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ओके, सबसे पहला है बैलेंस डाइट। राइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसके नाम से पता लग रहा है कि वो डाइट जिसमें हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो, यानी कि जिस न्यूट्रिएंट को जिसका जितना ज़रूरत है उस फॉर्म में हो, और सारे हो। कोई भी ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई एक की कमी है, सिर्फ पता लगा प्रोटीन खा लिया या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया या फैट खा लिया, ऐसे नहीं होगा। जो डाइट जिसमें बैलेंस अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट हो, वही बैलेंस डाइट होता है। It is a complete food. This is a diet which contains adequate amount of all necessary nutrients required for proper growth and development. Right? Proper growth and maintenance and development of the body. इस तरह का डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम मतलब वर्ड्स में ही लिखे तो अच्छा है, नहीं लिखे तो भी आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में। राइट? सेकंड, नेक्स्ट है उस न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों वर्ड्स तो ऐसे एक ही हैं, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसके डेफिनेशन में अलग है कि न्यूट्रिशन होता क्या चीज़ है। इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस इन विच द बॉडी इज़ मेड हेल्दी बाई कंजम्पशन ऑफ फूड। कोई भी तरह का खाना खा के हमारा जो बॉडी हेल्दी रहता है वो न्यूट्रिशन है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हेल्दी रहे तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, और वो खाना जिसको खा के हमारा बॉडी अनहेल्दी हो जाए वो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया। राइट? तो इन न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी वो सारी चीज़ें जिसको मिला के एक हमारे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलती है। तो उनमें जो है 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। राइट? कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये 5 न्यूट्रिएंट मेन होता है। राइट? इन 5 का ज़रूरत हमारे फूड में है। उसका रेशियो सबके अलग अलग है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्वांटिटी होना चाहिए हमारे फूड में, वो करीब 60% तो मिनिमम होना चाहिए, 60 to 70%, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है हमें। राइट? उसके बाद प्रोटीन अभी करीब 10 to 15% हो। राइट? 20% भी चलेगा। फैट बिल्कुल कम हो, फैट लेकिन ज़रूरी खाना है उसको भी। राइट? लेकिन गुड फैट होनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लास्ट है विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल का क्वांटिटी बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन होना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये जो ना 4 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। राइट? वो 4 है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इन्हीं 4 से बने होते हैं। सिर्फ याद रखना कि प्रोटीन एक ऐसा है जिसमें 4 होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट में शुरू के 3 होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। राइट? ओके। और दूसरी बात याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है, इनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। राइट? इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और दूसरा जो है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। राइट? ये जरूर याद रखना, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इट इज़ ए एनर्जी गिविंग फूड। याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट इज़ ए 4 ऑप्शन दे देंगे, तुम्हें सही वाला टिक करना है, एनर्जी गिविंग फूड और एनर्जी यील्डिंग फूड।
इसको तुम यील्डिंग भी कह सकते हो, राइट। ओके, इट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे कि लंच में खा लिया हमने, लंच में हमारे जो हमने जो चावल या रोटी खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमें एनर्जी देते रहता है। शाम तक हमें भूख लग जाती है, यानी तब तक हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो तब तक ख़त्म हो चुका होता है, जितना उस टाइम तक हमें एनर्जी दिया। कोई कैसा एनर्जी, जब हम लोग जो भी हम बात करते हैं, इवन बात करने में भी एनर्जी लगती है, या फिर चलते फिरते उसका एनर्जी देता है। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फिर दो तरफ में डिवाइड किया गया है, राइट। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाना चाहिए। बस इतना डिफरेंस दोनों में ये है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी, मतलब लेते ही जो है कुछ मिनटों के अंदर एनर्जी देना शुरू करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा टाइम लेके मतलब एनर्जी देती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, जैसे कि शुगर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, जैम्स, जेली। हालांकि हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए, कैंडी हो गया, है ना, इनमें क्या है कि कैलोरीज बहुत होता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देना शुरू कर देती है, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किन में मिलते हैं, जैसे होल ग्रेन, तुम्हारे जो रोटी हो गई, आटे की रोटी, या फिर राइस, है ना, दे प्रोवाइड, इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन इनमें क्या एक स्पेशल चीज़ होता है, इनमें फाइबर्स होते हैं, विटामिन मिनरल सारे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फैट कम होता है, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट में फैट भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, राइट। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, फिर एक बात और भी है इनमें कि विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, जो कि कॉम्प्लेक्स में होता है। ये बात आगे ध्यान रखना। और जब हम कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें एनर्जी देती है। जो मार्केट से हम ग्लूकोज खरीद के खाते हैं ना, वही उसी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके, राइट। लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा हो तो बेटर रहता है, राइट। आगे हम देखेंगे, वो है नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी को बिल्ड करना, ज़्यादा बढ़ाना, ग्रो करना, और साथ में उसको रिपेयर करना। कौन से रिपेयर, हम लोग दिन भर में जो भी काम करते हैं उसमें ना हमारे कुछ टूट फूट होता है, यानी कि हमारे जो मसल फाइबर्स है कुछ ना टूट फूट होता है, तो उसको जो है ना कौन रिपेयर करता है, प्रोटीन। और वो टूट फूट जितने भी होते हैं ना, वो अपने आप जो है वो ठीक होता है। तो उसको ठीक कौन करता है, जो भी हम प्रोटीन से रिलेटेड खाना खाते हैं वो प्रोटीन उसको ठीक करते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग रात को सोते हैं, उस टाइम पे प्रोटीन क्या करती है कि रिपेयर करती रहती है जितना भी टूट फूट हुआ दिन भर में वो। इसीलिए प्रोटीन का हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। अच्छा, जब हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन में जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चारों कंपाउंड्स होते हैं। तो प्रोटीन हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जो इसको ब्रेक डाउन होती है उसको कहते हैं एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाके एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, राइट। और इस एमिनो एसिड में भी 9 ऐसे एमिनो एसिड है जो कि इसेंशियल है, ठीक है, इसेंशियल एमिनो एसिड जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, राइट। ऐसे तो और भी प्रोटीन है, जैसे 13 और प्रोटीन है, वो नॉन इसेंशियल प्रोटीन है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो अलग नॉन इसेंशियल प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में पहले से ही रहता है, लेकिन 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो बॉडी में नहीं रहता है, हमें अलग से लेना होता है ना। ये जो अमीनो एसिड है 9 एसेंशियल, ये हमें दालों में मिल जाते हैं अलग से, नॉन वेजिटेरियन फूड में मिल जाता है। लेकिन नॉन वेज फूड जो है वही एक ऐसा चीज़ है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है नॉन वेज फूड में, उसमें हमारा फैट कंटेंट भी रहता है उसमें, है ना, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा रहता है नॉन वेजिटेरियन में। लेकिन प्रीफर करना चाहिए हमें वेजिटेरियन में से जो हमें प्रोटीन मिले उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे दालों में प्रोटीन मिलता है, हर दाल में हर तरह का अमीनो एसिड, ना तरह का अमीनो एसिड नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दालों को मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोटीन का काम हुआ, राइट। आगे देखेंगे हम फैट का काम क्या है, फैट का काम भी एनर्जी देना है, राइट। लेकिन अब ये हमने तो ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देती है, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी देते हुए भी कुछ इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले एनर्जी देना शुरू करती है, राइट। लेकिन जब
कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी जब ख़त्म हो जाती है तो हमें फ़ैट फिर एनर्जी देना शुरू करती है। तो फैट एक ये समझ लो कि उसको कहते हैं हम स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर होकर रहता है बॉडी में और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते रहती है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है तब ये स्टोर एनर्जी जो है हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में वो एनर्जी देना शुरू करती है हमारी बॉडी में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जानने की चीज़ है, बहुत सबके लिए फ़ायदेमंद है, वो ये कि इस बात को जानने के बाद कि इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट स्टार्ट्स गिविंग अस एनर्जी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाए तो फैट एनर्जी देना शुरू करेगी, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म ही नहीं हुआ तो फैट क्या होगा कि वो स्टोर होता ही रहेगा, है ना, एक के बाद एक लेयर पर दूसरे लेयर के, इस तरह से फैटी हो जाएंगे हम लोग। तो इससे हमें एक चीज़ और इसमें बात छुपी हुई है कि अगर इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम लें और ताकि वो कार्बोहाइड्रेट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल नहीं लेना ये मैं नहीं कहता, क्योंकि वो बैलेंस डाइट के अगेंस्ट जाएगा। फिर अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट लें तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने अगर दोपहर के 1 बजे खाना खाया और फिर रात के फिर जाके 8-9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, तो इस बीच क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, तो उस बीच जो है हमारा जो स्टोर फैट है वो एनर्जी देना शुरू करेगी। इसका मतलब अगर हम इसी सिलसिले को 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू रखें, ज़्यादा रखें तो और अच्छी बात है, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितना भी फैट पहले से है वो भी कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में बर्न होकर हमें एनर्जी देती रहेगी और साथ में फैट भी हमारे बॉडी का कम होता रहेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि कार्बोहाइड्रेट कुछ टाइम के लिए थोड़ा कम कर दो, और अगर लेना भी है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना, ये एक टिप्स है, राइट। तो ये जो फैट अंदर जाती है हमारे बॉडी में, जो भी हम खाते हैं तो वो कन्वर्ट होती है किस में, फैटी एसिड में, राइट। फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है, और ये फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जितने भी हम लोग नॉन वेजिटेरियन से रिलेटेड हम लोग फैट खाते हैं ना, जैसे कि मीट हो गया, एग यॉल्क हो गया, है ना, एग के अंदर का जो येलो पार्ट है वो, फिर चीज़ हो गया, बटर हो गया, है ना, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, वो है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ये जो है ना, ये हमें मिलता है जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, है ना, इन सब में हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, वरना सैचुरेटेड फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल में भी 2 तरह के होते हैं वैसे तो, एक होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, एक होता है लो कोलेस्ट्रॉल, राइट, ठीक है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल वाला जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है, और अनसैचुरेटेड में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो समझ लो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहते हैं, वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, राइट। तो ये 3 हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है जाके अमीनो एसिड में। और फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, इन सबको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनमें से कहीं से भी बीच में से MCQ दे देंगे तुम्हें, राइट। तो इसीलिए उसको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विटामिन। ये जो विटामिन और मिनरल है ना, इनका काम क्या है कि इनका काम है जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगी, प्रोटीन हमें ग्रो करेगी और रिपेयर करेगी, और फैट इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी देगी। लेकिन विटामिन और मिनरल का काम क्या है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे डाइट में चाहिए, लेकिन कंपलसरी भी है। इन दोनों का काम क्या है विटामिन और मिनरल का, कि बॉडी का जो फंक्शन होता है ना, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, उनका जो एक प्रॉपर फंक्शन है, उस फंक्शन को देखने के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो विटामिन का काम है, विटामिन और मिनरल का, है ना। अगर जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कुछ अंदर बॉडी में, है ना, जैसे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कम हो रहा है, या कुछ जैसे कुछ डिजीज़ वगैरह हो रहा है ना, तो वो ये सब विटामिन और मिनरल्स की अगर बॉडी में कमी हो जाए तभी होता है। तो इसीलिए हमें ये भी देखना है कि हमारे डाइट में हर तरह का फूड ऐसा भी हो जिसमें पूरे अमाउंट में विटामिन और मिनरल मिले। तो विटामिन क्या है, विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट।
इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म, तो हमें कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में भी नहीं मिलेगा, तो हमें अलग से लेना ही होगा। तो ये समझ लो कि विटामिन क्या है और मिनरल, ये दोनों एक तरह से गार्ड है। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में या कहीं बाहर गार्ड नहीं गार्ड होता है, इसलिए ताकि उस जगह को प्रोटेक्ट कर सके, उसी तरह से विटामिन है हमारे बॉडी का गार्ड है। तो विटामिन भी कई तरह के होते हैं, और विटामिन ये कोई भी एक भी चीज़ की कमी अगर हो जाए, किसी भी टाइप विटामिन या मिनरल, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं या डिजीज़ हो जाते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो जाता है। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो तो कोई और प्रॉब्लम। तो इसलिए हर तरह का ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए जिसमें संपूर्ण मात्रा में विटामिन मिले, राइट। तो ये जो है ना, विटामिन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, जिसमें क्या होता है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, याद रखना बच्चों। फिर दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें दो तरह के होते हैं, विटामिन बी एंड सी। यानी कि बस ये सिंपल फार्मूला है कि ए के बाद जो है ना बी और सी है, ये दोनों वाटर सोल्यूबल में आएंगे, और इनके अलावा ए, डी, ई एंड के ये फैट सोल्यूबल में आएंगे। फैट सोल्यूबल क्यों? क्योंकि ये जो भी विटामिन खाते हैं ना, ये फैट के साथ सोल्यूबल होता है और थोड़ा टाइम बाद ये काम करना शुरू करती है, और वाटर सोल्यूबल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है ना। अब जो कि विटामिन बी और सी है, लेकिन बहुत कंपलसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इस तरह का विटामिन, ठीक है। तो ये जो विटामिन है वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है, पानी के साथ घुल जाता है। हमारे बॉडी में जो पानी है, जो वाटर लेवल है, ऊपर से अलग से जो हम पानी होते हैं उसके साथ में ये विटामिन जो है विटामिन बी एंड सी ये सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ए और विटामिन बी, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि ये और भी टाइप के हैं। विटामिन ए का काम क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर आईसाइट एंड इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, राइट। इम्यून सिस्टम के लिए, आईसाइट के लिए ये विटामिन ए की ज़रूरत है बहुत। उसके बाद ये सब मिलते किस में है? मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद एग, फिश, इन सब में ये विटामिन ए मिलता है, राइट। अच्छा, इसका डिजीज़ क्या है? अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इट इज़ नॉन एज एक्सोपैथेलियामिया। ये इस तरह का ना, ये एक्चुअली मैं ये ज़रूर कहूँगा स्ट्रेस देके कि उनका डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, उनके वो अगर नहीं रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे बॉडी में, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और वो किस चीज़ के लिए होता है ये सब ज़रूर देख के जाना, या नहीं जाओगे तो फंस जाओगे, वहाँ जाके कुछ भी क्वेश्चन इनमें से दे देंगे, ठीक है। विटामिन बी बहुत सारे होते हैं। विटामिन बी में कौन कौन से हैं? जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 और 12, याद रखना, ठीक है। इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे तुम्हें, ये कंपलसरी है। अच्छा, B1 का दूसरा नाम है थियामिन, राइट। B2 का नाम है राइबोफ्लोबिन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोक्सोसिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट और फॉलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालामिन। ये है इनके नाम। ये जरूर एक से दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे, याद रखना कि विटामिन, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। या फिर उल्टा दे दिया, जैसे कि बायोटिन कौन सा विटामिन है, तो तुम्हें लिखना होगा विटामिन B7, वहाँ गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये सब नाम इसलिए यहाँ पर है ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो, राइट। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नर्व सेल फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट। प्रोड्यूसिंग RBCs, सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी एंड पोटेंशियली प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। ये सबका काम कौन करता है? ये विटामिन बी। इसलिए तुमने देखा होगा मार्केट में एक दवाई मिलती है जो कि इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर भी कहते हैं ये वाला दवाई लो, तो उसमें क्या होता है कि हर तरह का विटामिन होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी हो जाए, तो हमें क्या होगा कि हमारे गैस फॉर्मेशन होगा या एसिडिटी होगा, हम बहुत जल्दी थकने लगेंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, राइट। उसके बाद वीकनेस फील करेंगे हम, अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन बी कम नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, उसमें से विटामिन, ये जितने भी इसके पार्ट्स, सबके अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। विटामिन C, D, E एंड K, पहले वाला था विटामिन A और B। विटामिन C जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है, हमें मतलब जल्दी से जल्दी जो झुर्रियाँ पड़ जाती है उसमें, तो ये रोकती है हमें। ऐसा तो परमानेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, लेट करके एजिंग होगा।
राइट। विटामिन सी हमारे जो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, जैसे कि है ना, बहुत सारे हैं, जैसे कि पोटैटोज़ हो गया, कैबेज हो गया, कैबेज में भी काफ़ी विटामिन सी रहता है ना, नींबू हो गया, जितने भी साइट्रिक टाइप के जितने भी फ्रूट है उसमें सब में विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा एक डिफिशियंसी हो जाती है, उसको कहते हैं स्कर्वी, और एनीमिया भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विटामिन सी का डिफिशियंसी क्या है, हमें लिखना होगा स्कर्वी, राइट। तो ये सब देख के जाना होगा। विटामिन डी जो हमें सनलाइट से भी मिलता है, और इसके कुछ फूड भी है जिससे विटामिन डी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि डायरी प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद ये दही हो गया, चीज़, मिल्क, फिश ऑयल, है ना, इन सब में विटामिन डी भी मिलता है, और साथ में हमें सनरेज से भी विटामिन डी मिलता है, राइट। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, टिश्यूज़ बाय एब्जॉर्बिंग द कैल्शियम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम जो भी कैल्शियम खाते हैं ना, हमारे खाने में कैल्शियम से रिलेटेड जो भी खाते हैं, जैसे दूध हो गया, तो उसको सिंथेसाइज कौन करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में, हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है, याद रखना। ठीक है, वरना कैल्शियम हम कोई भी काम करें दिन भर में, चाहे यानी कि आँखें के पलके भी अगर झपका रहे हैं ना, उसमें भी कैल्शियम का ज़रूरत होता है, लेकिन वो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब बॉडी में अच्छी तरह से होता है जब हम विटामिन डी लें। वरना देखा होगा जो लोग बिल्कुल घर से में बैठे रहते हैं, धूप के में जाते ही नहीं है कभी, तो लोग वीक होते रहते हैं, और वो फिर बाद में ये भी कहते हैं हम तो बहुत दूध पीते हैं, हम तो बहुत विटामिन से कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे में वीकनेस होता है। क्यों वीकनेस होता है? क्योंकि जो कैल्शियम उन्होंने लिया है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता है बॉडी में, क्योंकि विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी का काम है उसको एब्जॉर्ब कराना, राइट। अच्छा, विटामिन ई जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ, ये क्या है कि बॉडी का डिफेंस को बढ़ाता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन व्हीट, मार्जरीन, नट्स, ऑयल, कॉर्न, इन सब में विटामिन ई मिलता है। विटामिन के, राइट, विटामिन के है क्या, इट इज़ अ मेन फैक्टर दैट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड क्लॉट होता है हमारे बॉडी में, जैसे कट लग जाता है कभी, तो खून बहता रहता है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ब्लड अपने आप रुक जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो वो विटामिन के करता है ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और अगर कभी तुम सब ने ये भी देखा होगा कि खून बह रहा है तो रुक ही नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन के की कमी है बॉडी में। तो बहुत सारा चीज़ों में मिलता है, जैसे कि कैबेज, स्पिनच, ब्रोकोली, ठीक है, स्पिनच यानी कि पालक, ब्रोकोली, इन सब में विटामिन के मिलता है। हाँ, इट लीड्स टू सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंटरनल क्लॉट फॉर्मेशन। अगर इसमें भी ना हो कि जैसे मान लो कि खून बह नहीं रहा है, बाहर से दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर जो है ना उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग, किसी ऑर्गन से ना इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है अगर विटामिन के की कमी हो। तो इस तरह से ये विटामिन है। आगे हम मिनरल्स क्या है, ये भी जैसे मैंने बताया कि ये भी बहुत ज़रूरी है बॉडी में। सारे जो है ना अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं वो हमारे फूड में ही मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया। तो ये जो मिनरल्स हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रो मिनरल्स, दूसरा है माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, मैक्रो के अंदर जो बड़े वाले हैं वो मिलता है, जैसे कैल्शियम है, ये हमारे कई फूड में मिलते हैं। कैल्शियम का काम क्या है कि हमारे हड्डियों को मेंटेन करना, हड्डियों को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये कैल्शियम मिलता किस में है, जैसे दूध में हो गया, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में कैल्शियम मिलता है हमें, राइट। उसके बाद है पोटेशियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल इन डाइट। पोटेशियम की अगर कमी हो तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम जो है ना ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रखता है और मस्कुलर सिस्टम को भी। हाँ, ओके, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड टिश्यूज़। सो इट मेन सोर्सेज किस में पोटेशियम मिलेगा, बनाना, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एट्सेट्रा, राइट। उसके बाद है सोडियम क्या है, इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज़। हम मसल्स से जो भी काम करते हैं ना हमारे, वो सोडियम काम करवाती है उसको अच्छी तरह से, ठीक है ना। वरना अगर सोडियम की कमी है तो हमने देखा होगा बहुत जल्दी मसल क्रैम्प लग जाते हैं, भागते हुए कभी मसल पुल हो जाता है। तो ये सब क्या है, सोडियम की कमी हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो भी होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो भी इम्पल्स हमारे नर्वस सिस्टम तक जाता है, वहाँ से जो इम्पल्स वापस आती है, तो ये इस काम को सोडियम काम अच्छी तरह से कराता है। द सोर्सेज आर टेबल सॉल्ट, पिकल्स, बटर,
तो ये भी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले। सोडियम की क्वांटिटी हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर जीरो हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पिकल्स बोला है तो पिकल्स खाते ही लग जाओ। फिर बटर है, बटर को भी ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा बहुत एक पीस बटर है ना चलता है, तो वो हमें सोडियम देगा। फिर है मैग्नीशियम, इट रिपेयर्स एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। हम जो है ना सेल से ही बने हुए हैं, है ना, हमारा जो ह्यूमन जो सेल यूनिट है वो सेल्स है, ठीक है ना। तो इसको रिपेयर और मेंटेन करते रहता है मैग्नीशियम। इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स एंड होल ग्रेन एक्सेट्रा। लास्ट वाला है मैक्रो का, वो है फॉस्फोरस। ऐसे तो और भी है, लेकिन ये मेन है, राइट। जो पांचों है ये मेन है। फॉस्फोरस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टिथ। बोन एंड टिथ है ना, जैसे कि हमारे टूथ पेस्ट में भी फॉस्फोरस रहता है। इट कीप्स द मसल एंड नर्व एक्टिविटीज नॉर्मल। द सोर्सेस आर एग, फिश, लीवर, मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस एट्सेट्रा। तो इन सब में फॉस्फोरस रहता है, राइट। फ्लोराइड जानते हो ना आप, हमारे पेस्ट में भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में जैसे आयोडीन हो गया, है ना, हमारे सॉल्ट में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है ना। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास रहता है उसमें हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आयोडीन। वरना अगर तो मतलब ये हार्मोन अगर प्रोड्यूस अच्छी तरह से ना हो तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। लेडीज़ों में बहुतों को देखा होगा, वो उन्होंने थायराइड का वो दवाइयाँ लेते हैं रेगुलर बेसिस में, यानी कि उनका आयोडीन की कमी भी है उनके बॉडी में, ठीक है। इट ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉज गोइटर। ये देखना, ये गोइटर होता है लैक ऑफ आयोडीन से, याद रखना, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, है ना, कभी कभी है ना मेमोरी पावर लॉस होते रहता है, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से। फिर आयरन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन ही जो है हीमोग्लोबिन का बनाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है हमारे ब्लड में? हीमोग्लोबिन का काम है ये कैरियर है, जो भी हम न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे जो हम खाते हैं उस न्यूट्रिएंट को कैरी करके हर सेल तक पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन का। इसीलिए हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें देता है, तो ऐसे जनरली मतलब समझ लो कि 13-14 से ऊपर अगर स्कोर आए हीमोग्लोबिन का तो अच्छा होता है। अगर मान लो कि 10 आए, 11 आए तो ठीक नहीं है, और अगर उससे भी नीचे आए तो बहुत ख़राब हालत में है ब्लड, ठीक है। तो उसके लिए फिर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खानी होती है। तो बेटर ये है ना कि पहले से ये कुछ ऐसा करें कि कमी ना हो, जैसे कि मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनच, बनाना, इन सब में आयरन मिलता है काफ़ी, ठीक है। तो बाद में दवाई खाने से अच्छा है कि ये सब हम रेगुलर बेसिस पे खाएं, ठीक है। क्रोमियम, इट इज़ एसेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। ओके, नेक्स्ट है ईटिंग फॉर वेट लॉस। नेक्स्ट टॉपिक था ईटिंग फॉर वेट लॉस। तो वेट लॉस करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ है। हेल्दी वेट क्या है कि 19 to 25 BMI अगर है, BMI स्कोर अगर किसी के 19 और 25 के बीच में है तो उसका मतलब उसका हेल्दी वेट है, राइट। अब BMI कैसे निकाला जाता है? BMI निकालने का तरीका यह है कि वेट को हाइट से डिवाइड कर दो, लेकिन कुछ कंडीशन है। वेट तो केजी में होना चाहिए और हाइट जो है ना मीटर में होना चाहिए। हाइट स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर की करोगे तो तुम्हारा खुद का ही जो है BMI तुम्हें मिल जाएगा। वेट तो अपना खुद पता होगा, और हाइट जितना भी है ना उसको सबसे पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। जितना भी हाइट है उसको मतलब इंचेस में मत देखना, उसको पहले सेंटीमीटर्स में हाइट को, उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करने का इजी तरीका है, जैसे कि मान लो किसी का हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो 170 के लिए वो मीटर में कितना हुआ, 1 के बाद एक पॉइंट लगा दो, 1.7 मीटर वो हो गया। तो हाइट स्क्वायर यानी कि 1.7 इंटू 1.7, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा वेट है बॉडी का 70 kg, तो 70 अपॉन 1.7 इंटू 1.7, ठीक है। इस तरह से करोगे तो अपना BMI निकल आएगा। तो अगर उसका रिजल्ट 19 to 25 के बीच में आया तो मतलब हेल्दी बॉडी वेट है, और अगर नीचे 19 से नीचे आया तो लेस वेट है ना, और अगर 25 से ऊपर आया तो ओवर वेट है, और 30 से ऊपर आया तो ओबीस है, याद रखना, राइट। अच्छा, ये हम वेट कैसे कम कर सकते हैं? एक दिन में ये नहीं कि बहुत सारा कुछ कम कर दिया हमने, मतलब 3500 कैलोरी इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ फैट, ठीक है ना। एक पाउंड कितना होता है?
करीब करीब आधा किलो के बराबर होता है 1 पाउंड, यानी 0.45 समझ लो आधा किलो, 1 kg का जस्ट आधा। अगर 3500 कैलोरी अगर बर्न करते हो तो उसके बाद आधा किलो कम होगा बॉडी का, और ये हेल्दी वे है वेट कम करना। वरना कई लोग एक दिन में बहुत सारा कम कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, फैट कम तो हुए लेकिन एक्चुअल में वो फैट कम होता है लेकिन वाटर लॉस ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वो सोचते हैं अरे मैंने तो हफ्ते भर के अंदर 3 किलो कम कर दिया, वो एक्चुअली गलत है, ठीक है ना। वो फैट कम नहीं हुआ है, वाटर लेवल लूज हुआ है। 3500 कैलोरी बर्न करने के लिए डेली 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करने होंगे, ठीक है ना। तो अब देख लो 5 7 या 35, यानी हफ्ते में 3,500 कैलोरी बर्न करोगे तो आधा किलो कम हो जाएगा। अब हिसाब लगा लो कि अगर किसी को 5 किलो कम करना है तो उसको कितना कम करना होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे वेट हमारा कंट्रोल में रह सकता है। बैलेंस डाइट, पानी पीना है खूब सारा, कम से कम 3 से 4 लीटर, एक बार में तो पीना नहीं है, उसको एक एक ग्लास करके पूरा दिन भर में पीना है। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड, रेगुलर मेडिकल चेकअप, अवॉइड फैट्स। तो इस तरह से है फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड ड्रिंकिंग, है ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑल्सो, अवॉइड जंक फूड। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो कि हमें वेट को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। अच्छा, फूड मिथ एंड पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। फूड मिथ यानी कि फूड मिथ वो है कि जो गलत धारणाएं हैं कि जैसे कि यदि हम मछली खा ले तो मतलब उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए, सब कुछ गलत वो है, ठीक है ना, मिथ है। फैक्ट कुछ और है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह से है, हमारे इंडिया में तो बहुत सारा चीज़ माना जाता है, ठीक है ना, ये आप तब नहीं खाना चाहिए, अब नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह इसको कहते हैं फूड मिथ। तो मेन है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग यानी कि वो सारे गलत तरीका जो यूज़ करके हम उन लोग ओवर वेट को कम करते हैं, राइट, अपना वेट को कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कहते हैं उसको, राइट। तो जैसे कि ये किस तरह से करते हैं, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम कर दिया। मैंने बताया क्या 3500 कैलोरी एक वीक में बर्न करना है, इससे ना तो ज़्यादा ना कम, राइट। ज़्यादा करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। फिर या तो कोई स्लिमिंग पिल्स ले लेते हैं, है ना, पतले होने का दवाई। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वो खाते ही नहीं है, जैसे कि मेरे को प्रोटीन नहीं लेना है या मेरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, ये नहीं करना। स्किपिंग मील्स को स्किप भी नहीं करना है, ठीक है ना। यानी कि वो क्या करते हैं कि या तो खाना ही बंद कर दिया, सिर्फ पानी पी रहे या जूस पी रहे, ये भी एक गलत तरीका है। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू ड्रिंकिंग, है ना, खाली जूस पी रहे, जूस से तो कैलोरी उतना नहीं मिलेगा ना। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड को बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, जैसे मार्केट से कोई पैक्ड सामान ले लिया, पैक्ड वाले को खा लिया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फ्रेश फूड खाना ज़रूरी होता है। नॉट प्रिफरिंग फिजिकल एक्टिविटी, लो एनर्जी डाइट, जिस डाइट में बहुत ही एनर्जी कम है उसको ले लिया, जैसे कि डाइट कोक होता है ना, डाइट, जबकि वो चीज़ गलत है। जो भी लेना है तो प्योर वाला लो, वरना मत लो। टेकिंग लेस लिक्विड, इसलिए कम लिक्विड लेते कि कहीं वेट ना बढ़ जाए मेरा। स्टार्विंग यानी कि फास्ट रखना, तो या फिर खाना बिल्कुल ही नहीं खाना। तो ये सब कुछ फूड मिथ्स है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, राइट। लास्ट है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस हमें वो कुछ ऐसा फूड जिसको खाने पर हमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। सबको हर तरह का फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। फूड इंटॉलरेंस इज दैट प्रॉब्लम वेयर ए पर्सन हैज़ डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग ए पर्टिकुलर फूड। सारे फूड नहीं, कुछ फूड, जैसे कि मान लो कि दूध कई लोगों को पचता नहीं है क्योंकि उनका लैक्टोजन इंटॉलरेंस उनके बॉडी में कम होता है, राइट। उसके सिम्टम्स क्या है, नोसिया, वॉमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स, हेडेक एंड रैशेस ऑन स्किन, डायरिया, स्वेटिंग, palpitations, burning sensation on the skin, stomach, etc. है ना, ये सब these are the symptoms of food intolerance. So immediately people should stay away from this food. Food intolerance means the individual elements of certain foods that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. जो हमारा digestive system है वो properly process नहीं करते उस खाने को, especially उस खाने को. The main causes of food intolerance is the complete absence of enzymes.
कुछ एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी में एब्सेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये फूड इंटॉलरेंस हो जाते हैं, राइट। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट। या तो फूड एलिमेंट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, ले ही नहीं पा रहे उस एलिमेंट को, या उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, ठीक है ना। ब्रेक डाउन उन्होंने बताया था किस किस में कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, वो होता है ग्लूकोज में, है ना। इस तरह का वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता क्योंकि एंजाइम्स की कमी है हमारे में। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्ट में हमने कोशिश किया तुम सबको बताने का, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बाकी चैप्टर्सों के बारे में भी बताऊंगा, और इसके जितने भी MCQs है, ये MCQs हर चैप्टर वाइज है ना, करीब करीब 100 के करीब MCQs मेरा जो चैनल है studycbse.in, उसमें आप सबको ये MCQs मिल जाएंगे। हर तरह के MCQs है उसमें, जैसे कि उसमें नॉर्मल वाले MCQs है, असर्शन और रीज़न वाले MCQs है, उसके बाद केस स्टडी के MCQs है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक में जाके तुम्हें ये मिल जाएगा, उसमें विज़िट करो और उसमें सारे मिल जाएगा, तो तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चीज़ को, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए, राइट। थैंक यू।